अब सेल प्रोफेज से किसमें एंटर होगा, मेटाफेज के अंदर। सबसे पहला चेंज क्या आएगा, जो स्पिंडल फाइबर्स थे प्रोफेज के अंदर ये होना शुरू हो जाएंगे क्या, कंडेंस। अगर ये कंडेंस होंगे तो ये जो क्रोमैटिड्स पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। तो मेटा मीन्स होता है सेंटर। इट मीन्स जितने भी क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर पड़े हैं, मेटाफेज में आते ही वो सारे क्रोमोसोम्स सेंटर पे आकर अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल लीनियरली। और इस सेंटर प्लेट को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस प्लेट से सेल को डिवाइड करते हैं तो दो सेल्स जो फॉर्म होंगे वो इक्वल डिवाइड होके इक्वली फॉर्म होंगे, इसलिए सेंटर प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो, जैसे मैंने यहाँ पे केवल 2 क्रोमैटिड्स बनाए हैं, सपोज मैं यहाँ पे और बना देती हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। ये बन गए। तो प्रोफेज के अंदर जो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरह स्कैटर होते हैं स्पिंडल फाइबर से, कहीं पर भी हो सकता है, कुछ टॉप पर हो, कुछ मिडिल में हो, कुछ डाउन में साउथ पोल के पास हो। मेटाफेज में आते ही सारे क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, सेंटर पे अलाइन होते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो स्पिंडल फाइबर से वो क्या हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो क्रोमैटिड्स मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया है, मेटाफेज में आने के बाद इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कंप्लीटली एक क्रोमोसोम में। क्या बन जाता है, एक क्रोमोसोम, यानी कि एक सेंट्रोमेयर होता है और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लगते हैं। जो क्रोमैटिड है ये काफी थिक हो जाता है, थिक स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमोसोम का मेटाफेज स्टेज में। तो अब यहाँ पर जब हम बनाएंगे क्रोमैटिड्स को तो हम ये सिंगल स्ट्रैंड वाला नहीं बनाएंगे, ये सेंटर में अलाइन हो गए सारे क्रोमोसोम्स। अब आप सोचोगे कि ऐसे में इस तरीके से क्यों चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स को डाउट ये आता है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम कुछ सिंगल क्रोमैटिड दिख रहा था, लेकिन यही क्रोमैटिड मेटाफेज में आने के बाद में 2 स्ट्रैंड्स आ गए इसके अंदर, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम और क्रोमैटिड आपस में चेंज क्यों हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होते। एग्जैक्टली जो ये क्रोमैटिड होता है इसका स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन देखने के नजरिए के कारण ये डिफरेंट दिखता है। कैसे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सीजर। अगर आप एक कैंची को देखोगे, ये एक कैंची बनाइए, ये इसका सेंट्रोमेयर हो गया, मान के चलो यहाँ से वो ज्वाइन होती है कैंची, और ये यहाँ पे पकड़ने के लिए इसके हैंडल होते हैं। ये बन गई कुछ ऐसी ये कैंची, ये ओपन स्ट्रक्चर है। अगर मैं कैंची को इस तरीके से दिखाऊं आपको, तब आप बता पाओगे कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं क्रोमोसोम की, या इसमें 2 पार्ट्स हैं सीजर के। नहीं, आपको पहले से पता है कि हाँ ये 2 चीज की बनी है, लेकिन कहीं मैं फर्स्ट टाइम किसी को दिखाऊंगी ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा कि इसके अंदर 2 पार्ट है। तो सेम क्रोमैटिड कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन मेटाफेज में आने के बाद में कुछ तो चेंजेस आएंगे क्रोमैटिड के अंदर। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बना लेता है, थिक बना लेता है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। हम इसको क्रोमोसोम नहीं बोल सकते क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है। क्या होती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये होता है एक सिंगल क्रोमैटिड। और सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे अटैच होती हैं, सेंट्रोमेयर से। और सेंट्रोमेयर का कौन सा पार्ट स्पिंडल फाइबर को अटैच करता है, काइनेटोकोर। तो ये हो गया क्रोमोसोम। मेटाफेज में सारे मेटाफेजिक प्लेट यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं क्रोमोसोम्स को, तो ये काफी थिक होते हैं। कैसे होते हैं, थिक। थिक है तो इसका कुछ बेनिफिट होगा। जब भी कोई सेल के अंदर क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहता है तो क्रोमोसोम का अगर उसको ये स्ट्रक्चर देंगे तो वो उसकी डीप स्टडी नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेस्ट स्टेज जो होती है एक सेल की, वो होती है मेटाफेज स्टेज। तो लैब्स में सेल मीडियम के अंदर यानी कि सेल के कल्चर में कुछ ऐसा केमिकल ऐड करते हैं कि सेल जो होता है
वो इंटरफेज क्रॉस करके, प्रोफेज क्रॉस करके डायरेक्टली मेटाफेज में आ जाता है और वहां पे उस स्टेज को रोक दिया जाता है कुछ केमिकल्स को ऐड करके। और जैसे ही एक सेल मेटाफेज में स्टॉप हो जाता है तब उस सेल को एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं कि इस क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और क्रोमोसोम का जो अंदर का स्ट्रक्चर्स है, जीन्स है, वो सारे इजीली पढ़े जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि एम फेज की कौन सी स्टेज के अंदर सेल के क्रोमोसोम्स की स्टडी करी जाती है, वो होती है मेटाफेज। और मेटाफेज में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि प्रोफेज के अंदर तो एक क्रोमोसोम कैसा है, सिंगल क्रोमैटिड है। एक मेटाफेज ही ऐसी स्टेज होती है जब कंप्लीट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्रोमैटिड्स मिलती है, सेंट्रोमेयर मिलता है, काइनेटोकोर रीजन मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेटाफेज तक कि एक सेल इंटरफेज में रेस्ट करने के बाद एम फेज में आया। इंटरफेज में उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी थी, क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो गया था, सेंट्रियोल्स 2 बन चुके थे। प्रोफेज में आते ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से चली गई थी, अर्ली प्रोफेज में आते ही सेंट्रियोल्स मूव होना स्टार्ट हो गए थे नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। और लेट प्रोफेज यानी कि फाइनल प्रोफेज पे क्या हुआ, सेंट्रियोल्स पूरी तरीके से नॉर्थ साउथ पे आ गए, उसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकल गए। जो क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस हो रहा था कब से, इंटरफेज से स्टार्ट हो गया था प्रोफेज के अर्ली प्रोफेज में। फाइनल प्रोफेज में आते आते क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमैटिड्स में चेंज हो गया और क्रोमैटिड का सेंट्रोमेयर रीजन के काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। और जब एक सेल प्रोफेज को छोड़ के मेटाफेज में आया तब क्या हुआ, सारे क्रोमैटिड्स ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करके क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लिए और क्रोमोसोम सारे सेंटर प्लेट पे आकर अटैच हो गए। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स हैं अगेन ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेल साइकिल में क्या पढ़ना है, डिवीजन। हमारे पास जो एक सेल है इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है। डीएनए कंटेंट कितना है, डबल है। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 सेल बनाना स्टार्ट करेंगे।